गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का मेरा टॉपिक क्या है? मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। तो टॉपिक क्या है मेरा? मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है। मॉलिक्युलरिटी मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन अ रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? एलिमेंट्री रिएक्शंस। एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी होती है? जो एक ही स्टेप में होती है, जो कम्प्लेक्स रिएक्शन नहीं होती है। इसका कोई हम मैकेनिज्म नहीं देखते, जिसमें से कोई इंटरमीडिएट स्टेट नहीं बनती, जिसमें इंटरमीडिएट कोई प्रोडक्ट नहीं बनती, जो डायरेक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चली जाती है, उसको बोलते हैं दोज रिएक्शंस आर सेड टू बी द एलिमेंट्री रिएक्शन। द रिएक्शंस which occurs in single steps and convert from reactant directly into products. They are said to be the elementary reactions or single step reactions. अब हम देखेंगे मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व्ड इन एलिमेंट्री रिएक्शंस। इसमें एलिमेंट्री रिएक्शंस विच अकर्स इन सिंगल स्टेप। तभी यहाँ पर लिखा द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व्ड इन एलिमेंट्री सिंगल स्टेप रिएक्शंस विच अंडरगो अफेक्टिव कोलिजन्स। अफेक्टिव होती है कि आपके बहुत से कोलिजन्स होते हैं, तो जितने भी कोलिजन्स होते हैं वो सभी के सभी आपके रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में नहीं बदलते हैं। क्यों? क्योंकि उन कोलिजन्स में थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं होती। कुछ कोलिजन में, जिन कोलिजन में उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कोलाइड करते हैं, उनमें अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी है, तब क्या होता है, आपके जो पुराने बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, तो नए बॉन्ड बन जाते हैं, तो आपकी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदल जाती है। तो वो जो कोलिजन्स होते हैं, द कोलिजन्स which results into the formation of the products, they are called affective collisions. तो जहाँ पर ये भी लिखा गया है कि which undergo affective collisions and convert into products is called molecularity of a reaction. तो molecularity of a reaction क्या हुआ? The number of molecules of the reactants involved in elementary single step reactions which undergo affective collisions and convert into products is called molecularity of a reaction. वहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स थे वो होती उसकी molecularity of a reactions. अब आता है कि on the basis of number of molecules involved in the elementary reactions, there are three types of the molecularity of reactions. तो जहाँ पर हम लिखते हैं types of molecularity of reactions, सबसे पहले लेंगे इसको, हम लिखेंगे पहली यूनिमॉलिक्यूलर। यूनि का मतलब एक, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। यूनिमॉलिक्यूलरिटी भी लिख सकते हो, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन भी लिख सकते हैं। यूनिमॉलिक्यूलर reactions. The elementary reactions which contains only one molecules, which the elementary reactions which involve only one molecule, which undergoes decomposition. जो इसकी क्या होगी? Decomposition होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं ले लेता हूँ decomposition ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। जैसे हम लेते हैं PCl5, इसकी जब डीकम्पोजिशन होती है तो ये बनता फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन गैस इन्वॉल्व होती है। तो हम इसमें लिखेंगे इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या होगी? मॉलिक्युलरिटी होगी, इसमें एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व कर रहे हैं इसमें, तो इसकी होगी 1। ठीक है, ये आगे जैसे एक और इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ दूसरी, जैसे आगे दूसरी एग्जांपल हम ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल एक और, जैसे डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइड। डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइड, जैसे जब ये ब्रेक होता है तो ये भी एक ही स्टेप में होता है। जैसे हम ले लेते हैं जहां पर NH4 NO2, क्या बन गया हमारे पास? बन गया N2 प्लस H2O, तो 2 टाइम हो जाएगा H2। तो ये थे इन रिएक्शंस की मॉलिक्युलरिटी थी 1। जैसे हम दूसरी ले लेते हैं जहां पर
वाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। ये वो रिएक्शंस होंगी जिसमें दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे। तो दो मॉलिक्यूल्स आपके किसके, रिएक्टेंट्स के, जो इन्वॉल्व होंगे, जो जिनका इफेक्टिव पोजीशन होगा और आपकी प्रोडक्ट बनेगी, उनको बोलते हैं बाई मॉलिक्यूल। बाई का मतलब टू। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मेरे पास आ रहा है फॉर एग्जांपल H2 हाइड्रोजन और ये आयोडीन जब कंबाइन करते हैं तो ये बनता है 2HI। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुए, 1 और 1 2, तो मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी 2। इसको बोलते हैं वाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। तीसरी टाइप आ रहे हैं हमारे पास टर मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। ठीक है, चलिए हम टर मॉलिक्यूलर रिएक्शंस ले लेते हैं। जैसे अब चाहे तो एक और भी हम ले सकते थे, जैसे अगर हम लेते हैं जैसे रिएक्शन बिटवीन, जैसे कोई अल्कली लेते हैं, स्ट्रॉन्ग अल्कली विथ एस्टर्स। जैसे मेरे पास कोई भी आ जाता है, जैसे एस्टिक एसिड के साथ भी ले लेते हैं। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल ये मेरे पास आ रहा है CH3COOH। ये क्या होता है, एस्टिक एसिड, जिसको इथेनोइक एसिड भी लेते हैं। स्ट्रॉन्ग अल्कली जैसे मेरे पास हो सकता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। ये रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बनेगा CH3COONA प्लस H2O। तो ये था मेरा एस्टिक एसिड। तो बना क्या मेरा सोडियम एसीटेट। इसमें से कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुए, 1 और 1। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कितने थे, 2। इसकी मॉलिक्यूलरिटी हो गई 2। जैसे अब हम लेते हैं तीसरे टाइप की मॉलिक्यूलरिटी। जैसे ये आपने नोट कर लिया होगा। अब हम ले लेते हैं टर मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। टर मींस 3। टर मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, ये वो रिएक्शंस होंगे जिसमें 3 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे, किसके, रिएक्टेंट के, और आपकी प्रोडक्ट बनेगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैं ले लेता हूँ 3, जैसे मेरे पास होता है NO नाइट्रिक ऑक्साइड। जैसे ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो बन गया आपके पास NO2। लेकिन मैंने इसको बैलेंस करना है, जैसे ये बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन इसमें आगे तो इसको 2 टाइम कर लूँ, ये 4, तो इसको करूँगा, ये बैलेंस हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते थे कि इन अ बैलेंस होनी चाहिए, दैट एलिमेंट्री रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। तो बैलेंस भी होनी चाहिए। जैसे अगर मैं इसमें लेता हूँ इसकी मॉलिक्यूलरिटी, तो ये था मेरा नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ ये बन रहे थे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि रिएक्शन बिटवीन नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कि नाइट्रिक ऑक्साइड ये बन गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। चलिए, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, मॉलिक्यूलरिटी कितने इसमें है, कितने हैं, 2 और 1 3, तो 3 होगी। तो इस वजह से ये था आपके सारे के सारे सिंगल स्टेप रिएक्शंस आ। जैसे आप सल्फर डाइऑक्साइड को कंबाइन करो किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड बनता, वो भी आपके टर मॉलिक्यूलर रिएक्शंस हो गए थे। इनकी मॉलिक्यूलरिटी हो गई 3। अब ये आपकी जो मॉलिक्यूलरिटी होती है ये होती है 1 2 और 3। अब मोर देन 3 नहीं होती। क्यों, मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी मोर देन 3। क्यों, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल्स जब मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स जब वो आपस में कंबाइन करते हैं, आपस में कंबाइन फिर वो क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, उनका जो इफेक्टिव कोलिजन नहीं होता। क्यों, जब हमारे 4 मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी उनमें नहीं होगी, चारों में बराबर नहीं होगी, और दूसरे उनके बराबर ओरिएंटेशन भी नहीं होगी, वो केवल सीधे सीधे आने चाहिए तब जाके होगा। जब तक वो सीधे सीधे नहीं आते तब तक नहीं होता है। तो वो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए, तब जाके
वो बन सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन कैन नॉट बी मोर देन 3। तो ये भी था आपके पास, बट मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन कैन नॉट बी मोर देन 3। 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। क्यों? बिकॉज द 4 मॉलिक्यूल्स कैन नॉट कोलाइड्स in a proper orientation with a required amount of energy and to convert into product. That is not possible. So the हम कहेंगे molecularity cannot be more than 3। तो ये थी मॉलिकुलरिटी क्या होती है। ये आपको पेपर में कभी कभी 2 नंबर का डाल देते हैं कि डिफाइन मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड डिफाइन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मॉलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शंस। तो ये आप वहाँ पर आप दे सकते हो कि एक्सप्लेन द मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। 2 नंबर का होगा तो फिर आपने दे देना, ये डेफिनेशन होगी और ये आपने वहाँ पर एग्जांपल्स एक एक दे दिया तीनों में। तो ये थी मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। अब मैं इसमें से ले लेता हूँ एसेंशियल्स ऑफ मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शंस या सिग्निफिकेंस ऑफ मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शंस। वो सिग्निफिकेंस क्या होनी चाहिए, वो आपके एसेंशियल्स कंडीशंस क्या होनी चाहिए, क्या होती हैं आपके सिग्निफिकेंस ऑफ मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं। तो चलिए सिग्निफिकेंस ऑफ मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शंस। देखें, अभी मैंने कहा कि ये जो मॉलिकुलरिटी क्या है, ये आपकी एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व नहीं है। जैसे आपका रेट ऑफ रिएक्शन हम लेते थे, जो आपके अकॉर्डिंग टू रेट लॉ इक्वेशन से लेते थे, फिर उसके बाद हम उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते थे, तो वो क्या था, वो एक एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट था। एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व वो रेट होता था, तो वो था आपका, वहाँ से हम निकालते थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेकिन जब हम मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन लेते हैं तो हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटली नहीं लेते, हम सिर्फ लेते हैं कि एलिमेंट्री रिएक्शंस लेते हैं, और वो भी कौन सी सिंगल स्टेप पर होती है, लेकिन एक्सेप्ट सूडो रिएक्शन, सूडो नहीं होनी चाहिए, विदाउट सूडो होनी चाहिए, अदर देन सूडो होनी चाहिए। वो जो एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते थे वो होती थी मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। चलिए इसकी वो क्या है सिग्निफिकेंस मैं आपको बता देता हूँ कि नंबर 1 क्या है, इट इज अ theoretical concept, theoretical concept based on balanced elementary reaction, एक्सेप्ट सूडो रिएक्शन। ये भी होना चाहिए कि एक्सेप्ट सूडो रिएक्शंस। सूडो रिएक्शंस क्या होती थी, जो फॉल्स जिनका आर्डर निकलता था, सूडो रिएक्शंस। ये होना चाहिए। नंबर 2, मॉलिकुलरिटी कैन नेवर बी मोर देन 3। ठीक है। दूसरा क्या है, द molecularity is always positive integer, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर जैसे होते हैं आपके 0 भी होता है, -1 -2 -3 ज़्यादातर +1 2 3 4 सो, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम लिखें मॉलिकुलरिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, दैट इज वो क्या होना चाहिए, 1 2 और 3, बट कैन नेवर बी कि 0 नहीं हो सकती, कैन नेवर बी 0, नेगेटिव इंटीजर लिख लो, नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शन, और इन फ्रैक्शन।
ये फ्रैक्शन में भी नहीं होती, जैसे 2 पॉइंट समथिंग 1 या ठीक है, ये फ्रैक्शन पे नहीं होती। तीसरा, ये सिर्फ चलती है किसके लिए, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। अगर आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होंगी तो हम वहां पर लिखते हैं कि इसकी कोई सिग्निफिकेंस होती नॉट डिफाइंड। फॉर कॉम्प्लेक्स reactions, for complex reactions, it has no significance, has no significance, or कह सकते हैं नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड, उसके लिए हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए जहाँ फिर हम लगता है फॉर कॉम्प्लेक्स सेक्शन it can be calculated from the single step of from every single step of the complex reaction। अब देख सकते हैं for complex reaction it can be calculated from every single step, from every elementary single step, उससे भी हम निकाल सकते हैं। तो फिलहाल आप तीन लिख लो। तो ये थे इसके सिग्निफिकेंस, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या थी, उसके सिग्निफिकेंस क्या थे। अब हम यहाँ पर ले लेते हैं कि जो डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, केवल ये भी आपको पेपर में डाल देते हैं। चलिए अब मैं आगे ये ले लेता हूँ, इसको आपने नोट कर लिया होगा, तो आपने इसको पास करके वो जूम करके, अगर कहीं वर्ड नहीं पता लगता जूम करके आप वहाँ से देख सकते हो, तो इसको आप नोट कर लेना। चलिए अब मैं आगे ले रहा हूँ, क्योंकि आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ा था, तो वो हम ले लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहां पर हम ले लेते हैं डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्युलरिटी and order of reaction। Molecularity and order of reactions। चलिए इन दोनों का हम डिफरेंस ले लेते हैं। चलिए इधर हम ले लेते हैं मॉलिक्युलरिटी, इधर हम ले लेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलिए इनके दोनों के बीच में डिफरेंस है क्या। तो सबसे पहले हमने ये देखा था कि ये जो मॉलिक्युलरिटी है ये हमारा क्या है, एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। क्या है ये, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। मॉलिक्युलरिटी इज द थ्योरेटिकल कंसेप्ट, और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ये एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है, पहले नंबर 1। तो चलो हम ऐसा करेंगे, इनकी दोनों की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। मॉलिक्युलरिटी अभी मैंने बताया था ये क्या होता है, पहला नंबर हम लिखेंगे द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व, मैं बस इतना लिखूंगा, इन्वॉल्व इन एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री बैलेंस्ड भी लिख लो अगर चाहो तो, बैलेंस्ड एलिमेंट्री बैलेंस्ड रिएक्शन। तो ये क्या होता था, ये होता था आपका सम ऑफ पावर्स। जैसे नहीं आप कई बार लिखते थे कि जैसे मेरे पास है, मान लो जैसे कंबाइन कर रहा है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फ्लोरीन के साथ कंबाइन करने के बाद ये बनता था NO2F। अगर मैं इसको बैलेंस भी करता तो ये होता था, तो ये इस तरह से होता था। लेकिन जब इसका हम रेट लिखते थे अकॉर्डिंग टू रेट ला इक्वेशन, तो वो बनता था इस तरह से
NO2 की पावर 1 और F2 की पावर 1, जहां पर जो इसके स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उनके बराबर नहीं बनता था, जहां पर 2 था जहां पर आ गया था। क्यों? ये हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करते थे। तो यहाँ पर जो आ रहा है सम ऑफ पावर्स आ रही है किसकी, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अकॉर्डिंग टू रेट लॉ इक्वेशन आ रहा है। तो रेट लॉ इक्वेशन होती थी आपकी एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व। तो इसे मैं जहां पर लिखूंगा सम ऑफ पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स अकॉर्डिंग टू रेट लॉ इक्वेशन। तो मैं जहां पर लिखूंगा पहला सम, ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स भी कर सकते, कंसंट्रेशन टर्म्स भी लिख सकते, टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स। लेकिन क्या है, रिएक्टेंट्स अकॉर्डिंग टू रेट लॉ इक्वेशन है जी, ये अकॉर्डिंग टू रेट लॉ इक्वेशन होती है, रेट लॉ इक्वेशन होती थी एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वर। तो मैं जहां लिख सकता हूं सम ऑफ पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स अकॉर्डिंग टू रेट लॉ इक्वेशन। रेट लॉ इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो आपकी पावर बनती है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है, जब आप क्या दिखाते हो टू डिस्क्राइब रेट ऑफ रिएक्शन, बस इतने काफी है रेट ऑफ रिएक्शन। तो चलिए अब इसमें हमने यहां पर लिखा था कि ये जो हम ले रहे हैं मालूम है, ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है जो बैलेंस केमिकल रिएक्शन होती है, जो एलिमेंट्री रिएक्शन उस पर बेस कर दी है। तो हम लिखेंगे सेकंड इट इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट। तो ये क्या है, इट इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड कंसेप्ट है। इट इज, अगर इसको भी आपने लिखा तो 1 2 कर सकते हो, इट इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड कंसेप्ट। वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड कंसेप्ट है। तीसरा देखिए, अभी आपको कहा था कि जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी मोर देन 3, ये 3 से ज्यादा नहीं होती है। तो हम लिख सकते थे कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन is positive integer, not more than पॉजिटिव इंटीजर लिख लो। तो जहां पर लिख सकते हो कि चलो लिख लो नॉट ग्रेटर देन या मोर देन 3, बट नेवर कर लो, बट नेवर नेगेटिव 0 और फ्रैक्शनल। ना ये नेगेटिव होती है, ना 0 होती है, ना फ्रैक्शनल होती है, सिर्फ ये पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, नॉट मोर देन 3। मीन पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं, जो +1 +2 +3 +4 सो ऑन, और नॉट मोर देन 3, ये तो कितने हो गए, 3 इंटीजर हो गए, 1 2 और 3। और ये ना तो 0 होगी ना कोई फ्रैक्शनल होगी। लेकिन जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, लेकिन जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी 0, ये 0 भी हो सकता है, आपका नेगेटिव भी हो सकता है, आपका फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ये 0 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी, चलो ये लिख लो पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकते हैं, और फ्रैक्शनल, ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है।
चलो फोर्थ में एक और ले लेता हूँ। जैसे ये जो आपका आता है कि जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ये डिपेंड नहीं करती है कि आपकी रिएक्शन का टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। तो हम लिखेंगे कि इट इज द मॉलिक्यूलरिटी, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द रिएक्शन। ये डिपेंड नहीं करता है रिएक्शन का टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, बट क्या है ये जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द रिएक्शन। इट depends upon the temperature and pressure of reaction। क्यों? क्योंकि ये तो डिपेंड करेगा कैसे। आप देखते हो जैसे रेट किसके बराबर होता है, कोई भी आप रिएक्शन ले लो, रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन, जहां लिखते हो ए और बी, जो भी रिएक्टर लेते हो उनके पावर जितने मर्जी लगो, 1 2 कुछ भी हो, लेकिन जब हम उसका रेट कांस्टेंट देखिए तो रेट क्या होता है, ये डिपेंड करता है कि अगर हम इसका टेम्परेचर ज़्यादा कर देंगे, तो उसका जो आर्डर होता है वो चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो आर्डर होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, आपके, क्योंकि जो आपके रेट कांस्टेंट निकलते हैं वो अलग अलग निकलते हैं सबके, उसके वो अलग अलग वैल्यू हो जाती है, लेकिन वो आपका जो आर्डर होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, रेट ऑफ रिएक्शन के। ठीक है, तो ये थे आपके। अगर आप चाहो तो एक और भी लिख सकते हैं डिफरेंस, जैसे आपके जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शंस फॉर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस जो विच अकर्स इन मोर स्टेप्स, जिसका कोई विच फॉलो सम मैकेनिज्म, तो उनके लिए क्या होता था, आपकी जो मॉलिक्यूलरिटी होती है नॉट डिफाइंड, बट द ऑर्डर ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द, कौन सा होता था, एक होता था रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वो कौन सा होता था, जो आपका स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन है, तो वहां से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते थे। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, अगर लिखना तो एक और भी लिख सकते थे कि फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी इज नॉट डिफाइंड, but for complex reaction the order of a reaction can be calculated। लिखना तो लिख सकते हो। पांचवा भी, for complex reactions molecularity is not defined but can be calculated from every single step ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एक एक स्टेप के निकाल सकते, ओवरऑल रिएक्शन के हम नहीं निकाल सकते, तो इसलिए हम कहेंगे कि फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी इज नॉट डिफाइंड फॉर ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, बट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड फॉर द, जहां पर हम लिख सकते हैं फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस order of reaction can be calculated। तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलिए अब मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ। देखिए मैं थोड़ा सा आपको लिख देता हूँ। जो आपके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कब सेम होता है, तो मैं लिखूंगा फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस एक्सेप्ट सूडो।
PSEUDO सूडो रिएक्शंस। याद रखना, जो आपका मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू होता ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जितनी उसकी मॉलिक्युलरिटी होती है वही उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे आपके पास है, जैसे अभी आपने किया था कि चलिए जैसे मेरे पास है NO प्लस O2, ये मेरी एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो ये आपके पास आ गया NO2, 2 टाइम बैलेंस किया 2 टाइम। तो इसका ये मॉलिक्युलरिटी क्या है? मॉलिक्युलरिटी इसकी 3, 2 प्लस 1, ये 2 है प्लस 1 इज इक्वल टू 3। और इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो हो जाएगा रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ NO रेज पावर 2 O2 की पावर 1। तो ऑर्डर हो गया इसका 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब दोनों सेम आए। कौन सी थी रिएक्शन? ये थी एलिमेंट्री, जो एक ही सिंगल स्टेप में हो रही थी। जैसे मैं कोई सूडो रिएक्शन ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको मैं साफ कर देता हूँ। फॉर सूडो रिएक्शन, सूडो रिएक्शंस होती है जो फाल्स रिएक्शन, सूडो वाला तो फाल्स, सूडो ऑर्डर रिएक्शन या फाल्स ऑर्डर रिएक्शन। जैसे देखिए, जैसे मेरे पास आ रही है फॉर एग्जांपल, मैं लिखूंगा हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। एस्टर्स का मैं हाइड्रोलिसिस ले लेता हूँ। जैसे मेरे पास एस्टर आ रहा है CH3 COO C2H5। तो उसको मैं लिख सकता था ये मिथाइल इथाइल, तो पहले इथाइल और मिथाइल एस्टर, इथाइल ये वाला CH3 मिथाइल एस्टर है मेरे पास। इसका मैं हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ वाटर, तो ये मैंने डाल दिया इसमें। तो ये मेरे पास बन रहा है CH3 COOH प्लस C2H5OH। तो ये बन जाएगा CH3COO, एक H इधर से निकला, उसका OH इसके साथ लगे, ये बन गया। तो ये मेरे पास बनता है एसिटिक एसिड, और ये बन गया मेरे पास इथेनॉल। ये देखिए, अब इसमें अगर मैं इसका लेता हूं ऑर्डर, ऑर्डर इसका बनता है, और पहले मैं लेता हूं इसका रेट, फिर इसका ऑर्डर लेंगे। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन इसका बनेगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू एसिटिक एसिड है, ये आया CH3 COO C2H5, ये मैंने एस्टर ले लिया, इसकी पावर लगा दी 1, और साथ में है वाटर H2O, इसकी पावर है। अब मैं क्या करूंगा, इसकी पावर 1 लिखता हूं या नहीं लिखता हूं? देखिए, अगर मैं यहां पर वाटर लिखता हूं तो वाटर बहुत ज्यादा है, ये एक्सेस है, एक्सेस ये इतना ज्यादा है कि मान लो कि एक मालिक्यूल है तो ये 200 मालिक्यूल्स होगा, 200 होगा या 100 होगा, इसमें से एक इसका लगेगा, इसका लगेगा, इसकी उसके बाद में बच जाएगा, वाटर के अंदर होगा, ये रिएक्शन होगी, वो वाटर के अंदर ये बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये वो वाटर भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सेस होगा जो बच गया। हम कहेंगे उसकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आई, ये खत्म हो चुका है, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आई, वाटर अभी भी बहुत ज़्यादा एक्सेस में है। तो हम वही लेते हैं कि उसके बाद जी भी कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट, वाटर की कंसंट्रेशन भी इस समय कांस्टेंट है, तो इसको भी हम छोड़ देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम ले लेंगे सिर्फ रेट कांस्टेंट इनटू CH3 COO C2H5, जी कांस्टेंट और ये कांस्टेंट ए उसमें लगा देंगे कांस्टेंट पहले, क्यों? रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर दैट इज अनदर कांस्टेंट हो जाता है।
क्योंकि ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो इसलिए इसकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आई। किसकी? वाटर में। वाटर अभी भी बहुत ज़्यादा है, तो उस समय हम लेते हैं इसकी 1 ही लेते हैं, तो इसका जो ऑर्डर बनता है, ऑर्डर हो गया इसका 1। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी जो होगी इसकी, मॉलिक्यूलरिटी जो होगी वो हो जाएगी आपकी कितने, क्योंकि इसका भी एक मॉलिक्यूल लगा, इसका भी एक मॉलिक्यूल, हमने ये लिखा कि मॉलिक्यूल कितने कितने इन्वॉल्व हो गए उनके रिएक्टेंट्स के, चाहे आपने बहुत ज़्यादा लिया लेकिन लगा एक तो लगा है ना, तो वो हम लेंगे। इसमें मॉलिक्यूल कितने इन्वॉल्व हुए वो हम लेंगे। और जो हम रेट लेते थे वो देखते थे कि उसकी कंसंट्रेशन में क्या कितनी चेंज आ रही है, ठीक है, क्या दोनों में चेंज आ रही है या एक में तो आगे बहुत ज़्यादा चेंज, दूसरे में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, तो इसलिए उसकी कंसंट्रेशन हम बोलेंगे कांस्टेंट ही रहेगी वाटर की। तो इसलिए वाटर ये हम नहीं लेंगे इसी के लिए हमें, तो इसलिए वहाँ पर एक ही रेक्टेंट के कंसंट्रेशन में चेंज आ रही है, इसलिए दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो ये इसका ऑर्डर 1, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी इसकी कितनी रही, 1 और 1 दोनों की, क्योंकि एक एस्टर का मॉलिक्यूल लगा एक वाटर का लगा, तो इसकी होगी 1 + 1 ये आपकी 2 आएगी। मॉलिक्यूलरिटी 2 निकल रही है लेकिन ऑर्डर 1 है। तो ये सूडो ऑर्डर क्यों बोलते थे इसको, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जैसे ये जो रिएक्शन है, ये जो एलिमेंट्री रिएक्शन ली है, ये आपको लग रहा है ये सेकंड ऑर्डर की है, बट एक्चुअली इट अपीयर्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन ये पहले ऑर्डर की बनी, तो इसलिए इसको बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो होती हैं जो रिएक्शंस जिनका एक्चुअल ऑर्डर लो है बट सीम्स टू बी ऑफ हायर ऑर्डर, ऐसा लगता है कि वो ऊपर वाले ऑर्डर की है, उनको बोलते हैं सूडो रिएक्शंस, सूडो ऑर्डर रिएक्शंस। तो ये थे, तो सूडो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें याद रखना है कि सूडो रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी एंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज नॉट सेम। Molecularity is always 1 more than the order of a reaction. जितना जो ऑर्डर निकलेगा उसमें ऑर्डर +1 is the molecularity of the pseudo reaction। तो वो pseudo order reaction की जो होती है मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, pseudo order की जो मॉलिक्यूलरिटी होती है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ pseudo order reaction is equal to 1 + order of reaction। जो उसका ऑर्डर होगा उसमें 1 बता दो, तो अगर pseudo सेकंड ऑर्डर है, ठीक है, अगर वो सेकंड ऑर्डर की है तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी 3 निकलेगी। तो ये था आपका सूडो ऑर्डर के लिए। और जो आपके वो एलिमेंट्री रिएक्शन विदाउट सूडो ऑर्डर के लिए, उनके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी सेम रहेगी। सूडो ऑर्डर के लिए आपकी मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेम नहीं रहेगा। ये आपका एक्सेप्शन केस है। चलिए, ये थी आपकी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मेरे पास टाइम हो गया होगा, नहीं तो एक मैं न्यूमेरिकल करवा देता, वो भी मैं इतना ही ये लोड होता है।